हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आपकी किसी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज से रिकवरी के बारे में। आपको ओसीडी हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या फिर किसी और तरीके की कोई समस्या आपके जीवन में आ गई है। सबसे पहले लोगों का एक ये बिलीफ होता है कि ये चीज़ें ना पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती है। एंजाइटी को ना मैनेज किया जा सकता है, ओसीडी को भी बस मैनेज किया जा सकता है। और डिप्रेशन में अगर आप चले गए हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ना कोई इंसान वापस से नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकता। इस तरीके से आज भी इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी लोगों के मन में इस तरीके का एक भ्रम बना हुआ है। और ये जो भ्रम बना है, जो एक झूठा विश्वास मिला है, इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गूगल का, इंटरनेट की देन है, क्योंकि आज इतना इजी है एक्सेस करना इन्फॉर्मेशन को। लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है या आप राइट इन्फॉर्मेशन से चूक रहे हैं अभी भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि आज कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले इंसान गूगल करता है और देखता है कि मेरे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, फिर डेफिनेटली कि क्या इलाज है, ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, आगे आगे देखते हैं और बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख लेते हैं। और कई बार क्या, ज़्यादातर लोग ऐसा अपने दिमाग में एक बिलीफ बना लेते हैं कि इतना लिखा हुआ है, इतना हमने सुना है कि ठीक नहीं हो सकता है। आप ये देखिए, अगर हम गूगल पे इस तरीके से आप देखिए कि सर्च कर रहे हैं, कोई भी आर्टिकल्स आ रहे हैं वहाँ पर, किसी भी तरीके के ऐसे ब्लॉग्स आ रहे हैं, तो वो सब आप देखेंगे मैक्सिमम फॉरेनर्स के लिखे हुए हैं। अब वहाँ पर जिस तरीके का एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिस तरीके से वो अपने क्लाइंट से बॉन्ड बनाते हैं या जिस तरीके का उनका अपना एक प्रोसीजर है, वो यहाँ से बहुत डिफरेंट है। अगर मैं जैसे पर्टिकुलरली ओसीडी के बारे में, तो इंटरनेट पर आप कहीं पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा है कि ओसीडी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ये बात सरासर झूठ है। हमारे पास इतने केस हैं कि मैं उंगलियों पे गिन नहीं सकती, और नाम बताने लगूँ तो मैं थक जाऊंगी और वीडियो पता नहीं कितने ही घंटों का हो जाएगा और नाम की लिस्ट पूरी नहीं होगी। जिन लोगों ने ओसीडी को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है, 2-2, 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, बिल्कुल ओसीडी से फ्री लाइफ ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हैप्पीली। कभी उन्हें महसूस भी नहीं आता कि एक वक्त ऐसा था कि इतना ओसीडी से सफ़र कर रहे थे। ठीक हो जाती है। अब क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पास अक्रॉस द ग्लोब पूरा, ऐसा मानिए कि आज इंटरनेट के ज़माने में आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, तो इतने इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमारे पास हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सब फर्स्ट हैंड मेरे पास ही आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पहले और कहीं पर भी ट्रीटमेंट लेकर, कोई भी काउंसलिंग मेडिसिन लेकर भी आते हैं, तो वही लोग ऐसे शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस। तो वहाँ पर वो बताते हैं, जैसे मैं आपको एक केस के बारे में बताती हूँ कि एक लेडी को ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरीके की शिकायत थी और रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत थे। सो वहाँ पर उन्होंने बोला कि वो जिस कंट्री में रहते थे, तो उस कंट्री में वहाँ पर जो थेरेपिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ हम आपकी ओसीडी पर फोकस करेंगे, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी के, रिलेशनशिप के बारे में आप हमसे बात नहीं करेंगे। अब एक पर्सन को ओसीडी है, उसको डिप्रेशन भी है, उसको एंजाइटी, उसको रिलेशनशिप इश्यूज भी, ये सब इंटरकनेक्टिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप केवल ओसीडी की सिचुएशंस को ही फेस करना सिखा रहे हैं? तो उससे तो बस वही है ना कि सिचुएशंस को आपने सिर्फ मैनेज करना सिखाया कि पर्टिकुलर ये 10 सिचुएशन आपकी ओसीडी की हैं, अच्छा इनको इस तरीके से ये टेक्निक लगा के आप मैनेज कर लो। लेकिन अभी वो इंसान मैनेज करना सीखेगा, लेकिन उसके अंदर जितना स्ट्रेस हर दिन बढ़ रहा है, क्योंकि उसको रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं, वो कुछ इस तरीके के रिलेशनशिप इश्यूज, अपने पर्सनल करियर इश्यूज को लेकर इतना डिप्रेस भी है, उसको एंजाइटी भी रहती है, तो वो ओसीडी की पर्टिकुलर सिचुएशंस पूरी तरीके से कैसे ठीक होंगी? नहीं हो सकती। आपका दिमाग तो एक ही है ना। अब उसमें अगर चाहे वो ए रीज़न से या वो बी रीज़न से या फिर वो कोई के और जेड रीज़न से आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस आ रहा है, उससे तो वो केमिस्ट्री बिगड़ ही रही है ना, वो हार्मोनल इम्बैलेंस, केमिकल इम्बैलेंस आपके अंदर लगातार चल ही रहा है ना। तो वहाँ से परमानेंट क्योर कैसे हो जाएगी? तो वो परमानेंट क्योर नहीं होती है। दूसरा ये है कि वार्मथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक क्लाइंट के और एक थेरेपिस्ट के रिश्ते में।
वो वार्मथ वहाँ पर कम होती है। वहाँ पर लोग अपने आप को सेफ बहुत कर चलना चाहते हैं। तो कभी ये नहीं कहते कि आप रिकवर हो जाएंगे, वो कहते हैं हम आपको मैनेज करना सिखा देते हैं। क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में लीगल प्रोसीजर्स, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर वो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ कर चलना चाहते हैं। तो इसलिए वो अपने आप को सेफ करके, प्रोटेक्ट करके इस तरीके से अपने आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स के ज़रिए भी ऐसे ही लिखते हैं या ऐसे बताते हैं कि इसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक नहीं। लेकिन आप समझिए, हम भारतवासी हैं, हम अंदर खोद के पूरी जड़ निकाल लेते हैं, और जितने भी जड़ें एक दूसरे से लिपटी हुई हो, कितने भी इंटरकनेक्टिंग इश्यूज हो, वहाँ तक पहुँच कर, तह तक पहुँच कर उस पूरी जड़ को ही उखाड़ देते हैं। और फिर जब जड़ ही उखड़ गई तो फिर उसकी एक ब्रांच हो या उसकी 50 ब्रांच हो, सारी ही उखड़ जाएंगी। लेकिन अगर आप एक एक ब्रांच उखाड़ोगे, है ना, एक एक डाली काटोगे आप, बस जड़ वहीं की वहीं है, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, फिर से वो फैल जाएगी। तो इसलिए वो पूरी तरीके से कभी ये नहीं कहते कि क्योर हो जाएगी, लेकिन हम कहते हैं कि क्योर हो जाएगी, क्योंकि हम जड़ पर काम करते हैं, हम रूट कॉज पर काम करते हैं। कि अच्छा, लगातार इतना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, इतना लगातार घर में स्ट्रेस है, हाँ, वर्क में स्ट्रेस है, हम वो सारे कॉजेस को रिमूव करते हैं। और जैसे जैसे इंसान रिलैक्स होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर जो पैनिक हो रहा होता है, जो मान लीजिए कोई ओसीडी कंडीशन है, उसमें वो, उसके दिमाग में ऑब्सेशन हावी हो रहा है, वो कोई कंपल्शन कर रहा है, उसी इंट्रूसिव जोन में वो फंसा हुआ है। तो जब उसका माइंड रिलैक्स होना शुरू होता है, उसकी लाइफ की डिफरेंट एरियाज की प्रॉब्लम सेटल होनी शुरू होती हैं, तो उसका ऑब्सेशन भी घटने लगता है, कंपल्शन भी उसके ख़त्म होने लग जाते हैं, उसका डिप्रेशन भी गायब होने लगता है। मतलब उसको जो मल्टीपल इश्यूज होते हैं उन सब पे काम किया जाता है, पूरा रूट कॉज पर काम किया जाता है, अंदर तह तक पहुँचकर। जितना भी उस इंसान की उम्र है, अगर किसी की उम्र 20 साल है, किसी की 50 साल है, जितनी भी किसी की उम्र है, उन सारे सालों को खंगाला जाता है कि कहाँ कहाँ उसकी जड़ फैली हुई है, कहाँ से वो जड़, वो बीज डाला था, और उसको वहीं जाकर उखाड़ा जाता है, उसकी सारे के सारे कनेक्शंस कट किए जाते हैं। इसलिए लोग क्योर हो जाते हैं। लेकिन जब तक कोई रूट कॉज पर काम नहीं करेगा पूरा, तो वहाँ पर तो फिर आप मैनेज ही करोगे ना। जैसे एक पेड़ है, उसके पत्ते सड़ रहे हैं, तो क्या है, मैनेज कैसे होगा कि रोज पत्ते उखाड़ दो आप, तो फिर वो क्या है, पेड़ आपको सही सलामत बिल्कुल साफ सुथरा सा दिखाई देगा। लेकिन पत्ते सड़ने बंद थोड़े ना होंगे, क्योंकि जड़ में प्रॉब्लम है ना, दवाई तो डाली नहीं है आपने वहाँ पर, तो पेड़ के उसमें तो आपको कुछ ना कुछ डालनी पड़ेगी दवाई। लेकिन जब आपको कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है, तो उसमें क्या होता है, आपको वो रूट कॉज में जाकर, तह में जाकर उन बिलीफ को चेंज करना होता है, वही मानो कि उसकी मेडिसिन होती है। तो वहाँ पर जब आपके बिलीफ चेंज हो जाते हैं, आपका अंदर पूरा माइंड सेट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है आपकी। और आप जानते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हमने पुराने बिलीफ्स को तोड़कर, रीइंफोर्समेंट से अवेयरनेस बढ़ाकर अपने अंदर किसी भी स्ट्रक्चर को रीशेप कर सकते हैं। तो जब ऐसा होता है तो वहाँ पर अंदर पूरा स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से पूरा नज़ारा ही चेंज हो जाता है। वहाँ पर आपके बिलीफ्स चेंज हो जाते हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, आपके एक्शंस चेंज हो जाते हैं। जब तक आप रूट कॉज पर काम नहीं करेंगे, तब तक सिचुएशन बस आप ऊपर से मैनेज ही कर पाएंगे। और जो भी लोग, जो भी थेरेपिस्ट रूट कॉज पर काम नहीं करते हैं, वो यही कहते हैं कि मैनेज ही हो सकती है। लेकिन जो भी रूट कॉज पर काम करते हैं, वो कहते हैं कि क्योर हो सकती है। तो आपको समझना है कि आपको अपना थेरेपिस्ट भी बहुत वाइजली चुनना है। ये नहीं कि आपने कहीं से भी पढ़ा कर कुछ भी इस तरीके से विश्वास कर बैठ गए। आपने अपने अंदर एक कहीं से पढ़ा कर रेफरेंस से विश्वास बना लिया, और उसी विश्वास को दोहराते आपका खुद का एक्सपीरियंस बन जाता है। तो किसी से विश्वास भी लेना है तो उसकी रिलायबिलिटी चेक कर लीजिए आप समझिए इस चीज़ को कि आप जिस चीज़ पर विश्वास कर लेंगे कि मैं ठीक हो सकती हूँ या मैं ठीक हो सकता हूँ, तो आप ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि आपका वो विश्वास आपके अंदर की पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर ही देगा। भले ही दूसरा कोई ठीक हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आपने ये करा कि नहीं, मैं ये फॉलो करूँगा तो मैं ठीक हो ही जाऊँगा, तो आप ठीक हो ही जाएंगे, 100% ठीक हो जाएंगे।
चीज़ों को मैनेज करने का एक दूसरा व्यू भी है। जैसे अगर हम एंग्जाइटी की बात करें या हम डिप्रेशन की बात करें, तो जैसे डिप्रेशन में एक लो मूड से एसोसिएशन होता है मेनली, कि सैड फीलिंग से, इस तरह से। तो कौन सैड नहीं होता, हम सभी सैड होते हैं कभी ना कभी, लेकिन वो एक टेम्परेरी फेज होता है, हम फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तो एक स्विंग हमारे मूड में रहता है, कभी हम बहुत खुश हैं, कभी हम खुश हैं, कभी हम दुखी हैं, कभी हम रोते भी हैं, है ना। तो अलग अलग मूड्स चेंज होते रहते हैं, तो स्विंग तो है। अब कोई कह रहा है कि मेरे को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, मूड डिसऑर्डर हो गया है, या मेरे को डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन मतलब परसिस्टेंट आपकी एक सैडनेस वाली स्टेट बनी हुई है, तब वो डिप्रेशन आपका आएगा। या एंग्जाइटी है, तो किसको एंग्जाइटी नहीं होती है। अगर अभी आपके सामने कोई भी जंगली जानवर आ जाए तो आपको एंग्जाइटी होगी, आपके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा, तो वो होती है। तो वो सबके अंदर हर तरीके की रेंजेस होती हैं। जैसे बॉडी के लेवल की अगर हम बात करें, अगर आप अपने टेस्ट कराने जाएं, डायबिटीज़, थायराइड, कोई भी अगर आप कराएं टेस्ट, तो आपका वो सब कुछ आएगा नॉर्मल रेंज में आएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इससे आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपका कोई खाना पीना और कुछ एक्टिविटीज़ में कुछ चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर यही रेंज डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर आपकी स्ट्रगल आ जाएगी, आपको कुछ क्योर करने के लिए या मैनेज करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ऐसे ही माइंड के लेवल पर भी सबके अंदर एंग्जाइटी के पैटर्न भी होते हैं, डिप्रेशन के भी होते हैं, ओसीडी के भी होते हैं, हर तरीके के। कई बार हमें इससे इल्यूजन्स भी होते हैं, डिल्यूजन्स भी हो जाते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन वो जब सब कुछ नॉर्मल रेंज में होते हैं, पैटर्न सही सलामत अपनी रेंज में होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब वो रेंज से आउट हो जाते हैं, प्रॉब्लम तभी आती है। तो जब मैं क्योर होने की बात कहती हूँ, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुदरती पैटर्न को आपके मन से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। अगर मैं कहती हूँ कि आप एंग्जाइटी से रिकवर हो जाएंगे, तो मैं उस एंग्जाइटी से, जो आपके एंग्जाइटी के ट्रिगर्स हैं, उससे आप कंप्लीटली, जो आपके अंदर फॉल्स अलार्म बज रहे हैं और आप एक लूप में फंसे हुए हैं और एंक्शियस फील है, अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पर एंक्शियस हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, जो है ना, आप उन सब चीज़ों से हट जाएंगे। आपकी जो डिप्रेशन की स्टेट है वो चली जाएगी, आप नॉर्मल इंसान की तरह अलग अलग मूड्स को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अब आपके सामने कोई भी जंगली जानवर आ जाएगा, या आप कहीं बहुत ऊंचाई पर जाएंगे या कुछ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तब भी आपके अंदर से आप बिल्कुल भी एंक्शियस नहीं होंगे, आप पे कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो आप इमोशन से ओवरवेलमिंग फील नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कुदरत ने दिया हुआ है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो आप नॉर्मल रेंज में उस सब को महसूस करेंगे। आपकी ब्यूटी आपसे नहीं छीनी जाएगी, क्योंकि ये सब हम ह्यूमंस की ब्यूटी है ना, ये आपकी पावर है, इनर पावर आपको प्रोटेक्ट करने की, वो थोड़ी ना छीनी जाएगी। अगर आपको बिल्कुल ही ऐसा बना दिया जाए कि आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई एंक्शियस फीलिंग कभी ना आए, तो आप तो एक कहते हैं ना, जीती जागती लाश बन जाएंगे आप तो वो तो आपके अंदर एक इमोशन होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म दिया हुआ है कि कहीं रियल डेंजर हो तो आप जब तक एंक्शियस फील नहीं करेंगे, आपके अंदर अपने आप को सेव करने की वो प्रोएक्टिवनेस कहाँ से आएगी, वो विजडम कैसे आपके अंदर एक्टिवेट होगा। तो मैं जब क्योर होने की बात करती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ, जैसे सामान्य सब लोग होते हैं कि नॉर्मल, बहुत रेयर कभी कभार किस तरीके की कोई कंडीशन आई, इमरजेंसी मोड कभी कभी आता है ना। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कहीं से आप किसी हॉल में गैदरिंग में गए हुए हैं, वहाँ पर है ना कोई फंक्शन चल रहा है, तो आप नॉर्मली चाल से चलकर जाएंगे, नॉर्मल वहाँ पर मूव करेंगे, नॉर्मली वहाँ से बाहर आएंगे। लेकिन सपोज कीजिए वहाँ पर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, कोई भगदड़ मच गई, कोई आग लग गई, शॉर्ट सर्किट, कुछ भी ऐसा हो गया, तो वहाँ पर क्या करेंगे, फिर नॉर्मल चल के थोड़ी ना जाएंगे, फिर तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, भागना ही पड़ेगा ना। तो वो कंडीशंस बहुत रेयर होती है, इमरजेंसी कंडीशंस। तो कभी कभी रियल ऐसा इमरजेंसी मोड आएगा तो डेफिनेटली आपके अंदर वो जो सेफ्टी पैटर्न है वो एक्टिवेट होगा और आप उस टाइम एंक्शियस फील करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए इमीडिएट अपनी उस एनर्जी को यूज़ करेंगे और स्टेप्स लेंगे कुछ। इसी तरीके से आप डिप्रेशन से आउट हो गए, लेकिन आप कभी कभी सैड तो हो सकते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपको जीवन में कभी सैड ही नहीं होंगे, नहीं, कभी आपको कोई भी इस तरीके का भ्रम नहीं हो सकता है। वो सब हम इंसानों के नॉर्मल इमोशन से और हम फील कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आपकी साइकी को चेंज करने का, आपके माइंडसेट को चेंज करने का, आपके बिलीव्स को, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपके अंदर जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब को चेंज करने का ही मेन रोल होता है। इसलिए बहुत सारी अलग अलग साइकोथेरेपीज होती हैं जिससे कि आपके माइंड को रिस्ट्रक्चर किया जाता है। दवाइयों का रोल बहुत लिमिटेड होता है। कोई पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको इस कंडीशन में लाने के लिए कि वो अपनी काउंसलिंग ले सके, वो थेरेपीज़ को फॉलो कर सके, तब मेडिसिन का कोई रोल होता है कि अनकंट्रोलेबल लेवल तक उसकी कंडीशन बिगड़ गई है। क्योंकि हर चीज़ को अगर आप बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे ऐसे पहुंचा देते हैं तो फिर वो फिजिकल हो या मेंटल हो, तो वहाँ पर किसी भी तरीके से समझाने से शुरुआत में
कुछ रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो एक पर्सन को समझाने की स्टेट में लाने के लिए भी मेडिसिन की इनिशियली हेल्प कर सकती है, लेकिन मेडिसिन कभी आपकी सोच नहीं बदलेंगी, कभी भी वो आपको क्योर नहीं करेंगी। वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को मैनेज कर देंगी, कम ज़्यादा ऐसे कर देंगी, लेकिन वो कभी भी क्योर नहीं करेंगे, आपको पूरी तरह से हील नहीं करेंगे। उसके लिए आपको खुद अपने प्रयास ही करने पड़ेंगे, सोच बदलनी पड़ेगी, अपने एक्शंस बदलने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी मेंटल स्टेट दोबारा से रीसेट हो पाएगी। लेकिन ये जो लोग गूगल या यूट्यूब वगैरह से उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, अपने दिमाग में भरे रहते हैं और अपना ये विश्वास बना लेते हैं कि हम पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे, या ये चीज़ एक बार कोई चीज़ आ गई है तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। कभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको जिस भी डॉक्टर पे, थेरेपिस्ट पे भरोसा है, आप पहले उनसे बात कीजिए, क्योंकि गूगल यूट्यूब एक सड़क जैसे है, सब चल सकते हैं उस पर। तो कोई भी अपनी वीडियो बनाकर डाल सकता है, कोई भी गूगल पे कुछ भी पोस्ट कर सकता है। अब क्या होता है ना कि आजकल पोस्ट और रीपोस्ट, कॉपी पेस्ट का बड़ा ज़माना है, तो उस तरीके से गूगल पे या कहीं पर भी यूट्यूब पर बहुत सारे इस तरीके की रीपोस्टिंग होती है, जिससे कि आपने एक नहीं कि एक के बेसिस पर नहीं, मैंने तो 10 आर्टिकल्स ऐसे देखे हैं या मैंने तो 10 वीडियोज़ ऐसे देखी हैं, भाई वो सब एडिटिंग होकर रीपोस्टिंग, ये थोड़ा 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 इधर उधर। तो वो आपका क्या होता है कि बिलीफ ऐसा बना देते हैं, जब भी आपको रिपीटेडली ऐसा देखते हैं इन्फॉर्मेशन। आपको समझना है, आप किसी से भी, जिस पर भी आपका दिल विश्वास करता है, वहाँ पर जाकर एक रिलायबल सोर्स से बात कीजिए और पूरे विश्वास के साथ आप उनसे भी ज़्यादा, अपने डॉक्टर से भी ज़्यादा खुद पर भरोसा कीजिए कि आप ठीक हो सकते हैं। अगर इस दुनिया में कोई और नहीं भी ठीक हुआ होगा, आप ठीक हो सकते हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट इतना स्ट्रांगली काम करता है। जब आप फेथ कर लेते हैं कि ये टेक्निक आपके लिए काम करेगी, ऐसा ऐसा फॉलो करेंगे तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, वो बिलीफ आपको ठीक कर देता है। ये इंसानी दिमाग कितना शक्तिशाली है। आप पूरे विश्वास से एक काम में जुट जाइए, वो संभव हो ही जाएगा। ऐसा लगेगा कि पूरी यूनिवर्स आपकी मदद कर रही है। और मनोवैज्ञानिक स्तर पर कुछ भी बदलाव करने, मन को बदलना बहुत ही आसान है। सिंपल, आपको अपना अन्न बदलना होता है, भोजन, क्योंकि आपके अन्न से आपका मन बनता है। अन्न का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आजकल लोग इतना ड्राई फूड खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें, ये इसमें रस धातु की कमी होती है और रस धातु की कमी होने से ओवर थिंकिंग डेवलप होती है, एंग्जाइटी आउट ऑफ रेंज जाने लगती है। अगर आप कोई भी पुराने शास्त्रों को पढ़ें, भागवत गीता को पढ़ें, तो उन सब में बताया गया है मन के विज्ञान के बारे में कि हमारा जो मन है उसे 3 गुण होते हैं उसके, सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसिक गुण। अगर हम भागवत गीता की बात करें तो उसमें साफ साफ भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया वो बताया है कि अगर कोई भी इंसान सादा भोजन, रसयुक्त भोजन करता है तो उसका मन शांत रहता है, सात्विक गुण उसके अंदर ज़्यादा पनपते हैं। जो भी लोग बहुत तेज मिर्च मसाले का, सूखा टाइप का भोजन करते हैं, उनके अंदर राजसी गुण होता है, जिससे अहंकार, क्रोध, तेजी बढ़ती है। इसी तरीके से जो भी तामसिक भोजन करते हैं, बासी है ना, सड़ावा, नॉनवेज वगैरह, अल्कोहल वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें लेते हैं, उनके अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है, जिससे और नकारात्मकता बढ़ती है। इंसान के अंदर हिंसात्मक रवैया आता है, हर समय उसके अंदर बेईमानी, लूट खसोट, जितने भी ऐब है वो सब। तो अब देखिए, राजसी भोजन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बताया गया, उसको भी बीमारियां पैदा करने वाला, उससे भी शरीर और मन की बीमारियां होती हैं। तो सोचिए तामसिक तो कितना ही बुरा हाल करता होगा। आज ये सब चीज़ें कि 10 दिन पहले बनी हुई कोई चीज़ आप खा रहे हैं, है ना। घर में तो आपको हर समय फ्रेश चाहिए, मम्मी की तो आप जान ले लेंगे, वाइफ की तो आप बिल्कुल ही उसके पीछे पड़ जाएंगे कि क्या खाना बना दिया है। लेकिन बाहर जाकर आप सड़ा गला खाना खा लेंगे जो 4 दिन पहले बना हुआ होगा, वहाँ आपकी बोलती बंद हो जाएगी जाकर। तो ये सब चीज़ें जो बासी वासी फूड है, अब देखिए जब से जंक फूड वगैरह का इतना प्रचलन चला है, तब से ही तो मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लोगों का अपने खाने पीने की आदतों पर कंट्रोल नहीं है। कभी भी बिना भूख के भी खाए जा रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा कचरा सब डाल जा रहे हैं। आपका जो पेट है, जो आपका उदर है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। वो शरीर का, पूरे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके सहयोग से बाकी सारे अंग अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। और आप उसी में पचाने के लिए सड़ा गला सब कुछ डाल रहे हैं। अन्न से मन बनता है, तो अन्न की शुद्धि करने से आप देखेंगे कि आपका मन भी शुद्ध होगा। अगर आपको कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या है,
देखिए, हम भारतीय लोग ना अपने शास्त्रों में अपनी संस्कृति से इतना गहराइयों से जुड़े हुए हैं कि हम पूरी डेप्थ को जानते हैं अच्छी तरीके से। ये मनोवैज्ञानिक किताबें तो बाद में बनी हैं, ये सारी टीचिंग, उससे पहले इतना ज्ञान जो हम लोगों को मिला है अलग अलग शास्त्रों के ज़रिए, अलग अलग पुस्तकें जो लिखी हैं अलग अलग विद्वानों ने से, तो उस सबसे उसका सब कुछ सार हमें पहले से ही पता है और उसी को मॉडिफाई कर करके आज देखिए मॉडर्न उसमें भी ये तो कहते हैं ना, अपना डाइट सुधारिए, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव कीजिए, अच्छा सोचिए, है ना, अपने लोगों के पास रहिए, ये सब चीज़ें पहले से ही है। आप उनको मॉडिफाई करके हम इस तरीके से मॉडर्न उसमें भी बोल रहे हैं और अंग्रेज़ भी हमारी ही ज़बान बोल रहे हैं। तो क्यों नहीं आप ओरिजिनल पर जाएं? क्यों आप उन अंग्रेज़ों के चक्कर में पड़ रहे हैं जिनको अभी भी इतनी तमीज़ नहीं है, इतना नहीं वो है कि इस तरीके से बुरा बुरा लिखने से किसी इंसान की आप उम्मीद छीन रहे हो। आपकी नॉलेज लिमिटेड है तो उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप दूसरे लोगों को अविश्वास से भर दो। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने अन्न को सुधारेंगे। जैसे अगर मैं सात्विक उसकी बात करूँ, अगर मन के स्तर पर कोई भी एक गुण बढ़ता है तो बाकी 2 गुणों को दबाता है, कम कर देता है, क्योंकि मन हमारा इन 3 गुणों से ही संचालित होता है। तो जैसे आप अगर अपना भोजन बिल्कुल सादा कर देते हैं, जो मौसम के अनुरूप जो सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, उनका सेवन करते हैं जो प्रकृति ने दिया है, और आप उसका सेवन समय से करते हैं, भूख लगने पर ही करते हैं, प्यास लगे तभी आप पानी पीते हैं, धीरे धीरे चबा चबा कर खाते हैं, शांति से अपना एकांत में भोजन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो इससे आपके अंदर सत्वगुण की वृद्धि होती है, यानी कि मन के स्तर पर शांति आती है, नकारात्मक विचार घटने लगते हैं, मन स्थिर होने लगता है, शांति। इसी के साथ आप ध्यान को, सांसों के जो हमारी प्राण जो है, जो सांसों का आना जाना, जो वायु हमारे अंदर आती है वो प्राण वायु होती है और जो बाहर निकलती है वो अपान वायु होती है। तो जिससे अपनी सांसों के आने जाने पर धीरे धीरे, एकदम नहीं होता, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उसका मन और स्थिर होता चला जाता है। आप दिन भर में जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके भी 3 ही गुण होंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप पहचानिए ना कि आपकी एक्टिविटीज़ किस कैटेगरी में फॉल करती है, क्योंकि दिन भर जो भी आप एक्टिविटीज़ करोगे और जिस भी गुण से रिलेटेड एक्टिविटी ज़्यादा करोगे वैसा आपके माइंड की कंडीशनिंग होती चली जाएगी। इसी तरीके से आप जब भी कुछ सोच रहे हैं, जैसे आप पे बहुत आलस हो रहा है ना, आप कामों को टाल रहे हैं, तो आप पर तमोगुण बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है इस टाइम पर। तो जैसे आप नोटिस करो कि अच्छा ये लेजीनेस, ये टालना यानी कि मेरे दिमाग की केमिस्ट्री को बिगाड़ देगा, अवेयर हो जाओ आप, और उस टाइम पर आलस को छोड़कर आप उस काम को करो, तो आप देखोगे कि आप अपने जोन शिफ्ट करोगे और कुछ दिनों तक अवेयरनेस से माइंडफुल रहकर आप अपने अंदर शांति यानी कि सतोगुण को हावी कर दोगे और उसके हावी होते ही बाकी 2 गुण दबने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आपकी अवेयरनेस, आपकी माइंडफुलनेस से, जब भी आपको अंदर गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, आप अहंकार से भरे हैं, आप सोचो इस टाइम पर मेरे अंदर रजोगुण हावी हो रहा है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वहीं पर आप शांति शांति। इसीलिए हमेशा से बड़े लोगों ने भी कहा है और हर हमारे धार्मिक ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा गया है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो स्वयं के लिए करते हैं। तो मुझे गुस्सा दूसरों पर इसलिए नहीं करना है क्योंकि उससे मेरी हानि हो रही है, मेरा मन उस वक्त उस गुण के अधीन हो गया है और ये कर रहा है। जागरूकता से मुझे तुरंत चेंज कर लेना है। बस सांसों के आने और जाने पर प्राण वायु अंदर आ रही है और अपान वायु बाहर निकल रही है, इसका नियंत्रण करते ही जोन शिफ्ट हो जाएगा। तो छोटी छोटी सी अवेयरनेस से आप जो है ना अपने आप को एक सतोगुणी, एक ऐसी अंतरात्मा के रूप में अपने ही इस मन और शरीर में स्थापित कर सकते हैं जिससे कि आपके मन में असीम शांति आ जाएगी। आपको समझना होगा, आप प्रकृति के, ईश्वर के बनाए हुए नियमों के विरुद्ध नहीं चल सकते। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा ओरिजिन है वो चेंज हो जाएगा। आज हमने कितनी भी तरक्की कर ली और आगे कितनी भी तरक्की कर लेंगे, तब भी मन को कंट्रोल करने वाले ये 3 गुण ही रहेंगे और अवेयरनेस से ही जो गुण हमारे लिए हितकारी है उसकी वृद्धि के लिए हमें अपनी एक्टिविटीज़ के लिए माइंडफुल रहना है, अपने थॉट के लिए माइंडफुल रहना है और अपने अन्न के लिए माइंडफुल रहना है। हमेशा सुनेगा, किसी भी आध्यात्मिक गुरु के मुँह से भी सुनेंगे, जैसा अन्न वैसा मन। और मन का आयुर्वेदिक शास्त्रों में ऐसे वर्णन किया है और हमारे और भी शास्त्रों ने वर्णन किया है कि हमारा जो मन है उसका निवास स्थान हमारा
हृदय होता है। आप देखिए ना, कभी मन दुखी होता है दिल पकड़ के बैठ जाते हैं, है ना। और जो उसका कार्य क्षेत्र होता है वो सर की चोटी से लेकर पैर के नाखून तक, यानी कि पूरा शरीर होता है। जैसे हम सभी ना, हमारा सबका एक घर होता है, लेकिन हमारा वर्किंग एरिया बहुत ही ज़्यादा वाइड भी हो सकता है। तो अब आपके जो भी विचार है उनका सीधा प्रभाव आपकी भावनाओं पर और आपके फंक्शंस पर पड़ता है। तो जब भी आपके मन में नेगेटिविटी आती है तो आपका मूड खराब हो जाता है, आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं और आपका सारा का सारा बॉडी की इंटरनल फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है ना। एंग्जाइटी में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पेट में अजीब सी फीलिंग होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी कि अंदर कैसे सारा फंक्शंस चल रहे थे वो सब डिस्टर्ब हो गए। और इसी तरीके से आप जो वॉलंटरी एक्शंस लेते हैं वो भी सब आप नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। तो किसी के दिल का ख्याल रखो, दिल को साफ रखो। जैसे हम घर को जितना साफ रखते हैं उतना हमारा घर में मन लगता है ना, तो वैसे ही जितना हम खुद का भी और दूसरे के भी दिल का ख्याल रखेंगे। हमारे 7 चक्र होते हैं शरीर में, तो 7 जो मेन चक्र होते हैं, सो उसमें हार्ट चक्र हमारा मोस्ट सेंसिटिव चक्र होता है। तो जो मोस्ट सेंसिटिव हार्ट चक्र होता है हमारा, तो उसमें क्या है कि उसकी एनर्जी दिन में कई बार ऊपर नीचे होती रहती है, निकलती रहती है। और उसकी एनर्जी कैसे कम ज़्यादा होती रहती है, जब भी आप किसी को प्यार भरे, मोटिवेशनल, होप देने वाले वर्ड्स कहते हैं, तो वहाँ हार्ट चक्र एनर्जाइज हो जाता है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। और यानी कि हार्ट है ना आपका हेल्दी है, वहाँ की एनर्जी प्योर है, तो आपका माइंड भी शांत रहेगा। और वहीं पर ही आपने किसी को कटु वचन बोल दिए, किसी को अपमान कर दिया, किसी को निराशा दे दी, है ना, किसी के मन में शंका का बीज डाल दिया, वहीं पर उसकी एनर्जी निकल गई, यानी कि कबाड़ हो गया आपके घर में, तो वहीं पर कुंठित हो जाएगा मन। तो अगर आपको अपने मन को शांत रखना है तो शब्दों पर ज़्यादा ध्यान रखिए। देखिए, मानव शरीर से जो भी कुछ बाहर निकलता है सब में दुर्गंध होती है, मलमूत्र दुर्गंध से भरे हुए होते हैं। आप थूकते हैं, आपके अंदर से पसीना निकलता है, सब कुछ दुर्गंध से भरा हुआ होता है। सिर्फ हमारे शरीर से जो मुख के जरिए जो हमारे शब्द वचन निकलते हैं, सिर्फ उन्हीं में ही हम खुशबू भर सकते हैं, इनसे ही हम इस दुनिया को महका सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके मुंह से जब भी निकले, खुद के लिए, दूसरों के लिए अच्छे सकारात्मक शब्द ही निकले, ताकि आप खुद का भी हार्ट चक्र एनर्जाइज रखें और दूसरों का भी। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है, वो ये सोचता है मैं इस टाइम पे दूसरे को बुरा बोल रहा हूँ। वो खुद भी तो सुन रहा होता है। ऐसा असंभव है कि आप दूसरे को कुछ बोलें और आप ना सुने उसे। तो आप जिस वक्त दूसरे पे गुस्सा हो रहे होते हैं, नाराज हो रहे होते हैं, उस वक्त आप अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अपने ही फायदे के लिए आप हमेशा अपने मुख से अच्छे शब्दों को बोलें, ताकि आपके अंदर से बाहर कुछ निकलने वाला एक जो चीज़ है वो सुगंध भरी हो, अच्छी हो। तो मानसिक समस्याओं के लिए कभी भी ना अपना ये बिलीव बनाएं, ना किसी को ये घटिया और गलत बिलीव दें कि वो ठीक नहीं हो सकता। यही विश्वास फैलाएं और यही विश्वास करें कि आप भी ठीक हो सकते हैं और दूसरा भी ठीक हो सकता है, प्रयास कर्म की शक्ति से। गूगल पे, यूट्यूब पे उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में भरने की बजाय ये विश्वास भर लीजिए कि मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, और आप ठीक हो ही जाएंगे। इस अवेयरनेस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।